गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं यूनिवर्सल में 2018 से हूँ और मैं जो है ना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम किरवाया से हूँ। करीब यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी गांव के निजी एवं शासकीय विद्यालय से की मैंने। और 12वीं तक जो है ना मेरी फैमिली ने मुझे फाइनेंशियल मतलब देखा जाए तो बिल्कुल फ्री रखा। मतलब मुझ पे कोई फाइनेंस का कोई प्रेशर नहीं था, सिर्फ मेरा एक ही काम था पढ़ाई करना। तो 12वीं तक मैंने पढ़ाई की और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा रहा। 12वीं मैंने स्कूल अपने गांव में टॉप किया, मतलब 2014 में 80% मेरा 12th में बना था। इसके बाद जब मैं कॉलेज गया, अपने विदिशा कॉलेज आया, तो एक्चुअल चैलेंज उधर से आना मुझे शुरू हुआ। 2014 में जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, एज मैंने BCA किया है कंप्यूटर से, तो उस टाइम मेरी जो कॉलेज की फीस हुआ करती थी एनुअल 17,000 रुपये, 17,000 हुआ करती थी। तो हमारे घर में जो है ना इनकम के ज़्यादा कोई सोर्सेस नहीं है, ना ऐसी कोई ज़मीन जायदाद है कि बहुत अच्छे खानदान से हूँ, रईस खानदान से हूँ। सिर्फ हमारे पास एक किराना शॉप हुआ करती थी जिससे हमारे घर परिवार का जो है ना पालन पोषण बोल सकते हैं, घर चलता था। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज गया तो मैंने देखा कि कॉलेज में जब फीस भरना है, कभी पापा जी के पास में है पैसा, नहीं है तो कभी पापा के पास नहीं है तो वो किसी से ऐसा अरेंजमेंट करके दे रहे हैं। तो मुझे मतलब थोड़ा लगा कि यार कहीं ना कहीं अब मुझे करना चाहिए। 12वीं तक तो मैं फ्री था एकदम। तो फिर मैंने जो है ना फर्स्ट ईयर मैंने जैसे तैसे किया। मतलब इसके बाद में जो है ना मैंने गांव में गेस्ट टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने गेस्ट टीचर के रूप में काम किया। 2015 में मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। और जब गेस्ट टीचर को जो है ना 100 रुपये दिन के हिसाब से सैलरी मिलती थी। मतलब यदि 20 दिन स्कूल लगा महीने में तो मुझे 2,000 रुपये मिलते थे, और यदि 25 दिन लगा तो 2,500 रुपये मिलते थे। तो एक एवरेज देखा जाए तो साल की मेरी जो इनकम थी 20,000 रुपये थी, जिसमें से मैं 17,000 रुपये अपनी कॉलेज की फीस भरता था और 2-3 हज़ार रुपये मेरे कॉलेज के स्टेशनरी में हो जाता था। ऐसे करके मैंने ग्रेजुएशन किया। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया। अब मैंने सोचा कि यार 100 रुपये डे इनकम से तो कुछ हो नहीं सकता। आज के टाइम में इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी महंगाई में कुछ हो नहीं सकता। तो फिर मैंने जॉब जो है ना सर्च करना स्टार्ट किया। तो 1 साल मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिली। बीच में अहमदाबाद भी गया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। भोपाल में भी मैंने देखा, जॉब नहीं मिली। फिर 2018 की बात है, मेरा फ्रेंड है जितेंद्र। मतलब कहने को तो यूनिवर्सल में जितेंद्र को मैं लाया हूँ, लेकिन यूनिवर्सल में लाने का रोल जितेंद्र का ही है। एक्चुअली जितेंद्र और उसकी फैमिली है ना काफ़ी टाइम पहले इंदौर आ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जॉब है। एक हमारा यूनिवर्सल के पास तब प्रोजेक्ट हुआ करता था श्री राम इनकलेव, जो कि एमर्टेन टोलटेक्स के पास में कुमेडी में है। और जितेंद्र ने बोला कि यहाँ पे सर हैं शिवाजी प्रधान करके, उनको जॉब की ज़रूरत है, आप आ जाओ। तो मैं बिल्कुल बेरोजगार था, मैंने कहा ठीक है। जैसे उन्होंने आज फ़ोन किया, नेक्स्ट डे मैं इंदौर आ गया। जब मैं इंदौर आया तो सीरम इनकलेव में सर ने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू हुआ। तो सर बोले 10 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, इसके बाद आपकी सैलरी फिक्स करेंगे। मैंने कहा ठीक है। इतने दिन में बिना इनकम के रहा 10 दिन और सही। तो मैं जो है ना उधर ही जितेंद्र की फैमिली के साथ रहने लगा, और साथ में ही जो है ना तो वहाँ पे जाके सर के साथ मैंने 10 दिन ट्रेनिंग ली। 10 दिन ट्रेनिंग ली तो सर ने मुझे 2 ऑप्शन दिए, एक एज अ मतलब इंसेंटिव बेस्ड, दूसरा सैलरी बेस्ड। जबकि मैं गांव से आया था तो बिना सैलरी के तो मैनेज हो नहीं सकता था। तो सर ने मुझे शुरू में जो सैलरी ऑफर किया वो 3,000 रुपये। 3,000 में मैंने ओके कहा, ठीक है शायद ये शुरुआत है। और अच्छा भी रहा वो शुरुआत। मैंने 3,000 रुपये जॉब से यहाँ पे शुरू किया। तो सीराम इनकलेव में साइट ऑफिस हुआ करता था। तो सर मुझे जो डेटा की लिस्ट मिलती थी उस पर मैं कॉलिंग करता था। तो एक बार की बात है, डेटा पे मतलब सर का ही नंबर था, धनराज सर का नंबर। तो मैंने फ़ोन किया, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मैं अशोक बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल से, और सर प्रॉपर्टी के लिए कॉल किया, प्रॉपर्टी देख रहा है। तो सर ने मुझे नहीं बताया कुछ भी, और सर से मैं व्यक्तिगत तौर पे तब मिला भी नहीं था। तो सर बोले हाँ बढ़िया, कहाँ है प्रोजेक्ट, क्या रेट्स है। तब उस समय यहीं कहीं 28 लाख में 2 BHK बेच रहे थे, उसमें 3 BHK 40 लाख में। तो सर ने पूरा समझ लिया, और आखिरी में सर मुझे बोलते हैं आपके शिवाजी प्रधान कहाँ हैं। तो मैं शौक हो गया मैंने कि मतलब फिर मैंने सर से बात कराई, फिर सर ने बताया, बोले बॉस हैं अपने, फिर ऐसे करके ठीक है। अब पहली बुकिंग की बात करें तो मतलब 1 महीने मैंने कॉलिंग का ही काम किया। फिर सर ने मुझे है ना टोलटेक्स में कैनोपी लगाना स्टार्ट किया मैंने। तो तब उस टाइम मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। कैनोपी में अपने रूम पे ही रखता था और हाथ में लेके जाता था 1 किलोमीटर, उधर टोल पे बैठ के कैनोपी लगाता था। और जो भी मेरे पास बुकिंग आती थी उनको मैं साइट विजिट करवाता था। इसके बाद में क्या हुआ, एक अपने पास प्रोजेक्ट आया 2018 में ही, अपना राज सिटी करके था, जो आज के टाइम में जो ISBT बन रहा है ना,
उसके जस्ट पीछे था। उस समय 7 लाख में EWS के 1 BHK प्रोजेक्ट बेच रहे थे अपन। तो उसमें जब मैं कॉर्नर पे मैंने कैनोपी लगाई तो मेरी पहली बुकिंग वहाँ पे राज सिटी में हुई, मतलब बुकिंग के द्वारा। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि ठीक है, ये शुरुआत है, मैं कर सकता हूँ। पहली बुकिंग मेरी 60 दिनों में हुई, है ना। इसके पश्चात कारवां आगे बढ़ता गया, लोग कस्टमर जुड़ते गए और उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट आया संस्कृति स्मार्ट सिटी। उसमें LIGWS के प्लॉट्स थे, तो फिर मैंने उधर से जो कैनोपी लगाना स्टार्ट संस्कृति में कर दिया। तो उससे मेरा बस से आना जाना होता था, तब मेरे पास बाइक भी नहीं थी, है ना। उसके बाद हमारे पास एक कंपनी के पास प्रोजेक्ट आया शिवा श्री धाम, जो कि कनाडिया रोड पे है, जो कि अपनी लोकेशन से करीब 25 किलोमीटर है। तो फिर रविराज सर ने मुझे गाड़ी दी जो आज विकास के पास है, डिस्कवर। तो उस गाड़ी से मैं कनाडिया तक डेली जाना और डेली आना। लेकिन वो गाड़ी ऐसी थी कि कभी विजयनगर पे बंद हो जाती थी या कभी बापट चौराहे पे बंद हो जाती थी। रवि सर को फ़ोन किया, सर गाड़ी विजयनगर पे बंद हो गई। बोले आसपास देख लो कोई मैकेनिक और मुझे बारकोड भेज दो है ना। तो बस फिर गाड़ी सुधरवाएं, पता चल रहा है फिर 2 बज रहे हैं, 3 बजे तक साइट पर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके मेरा 19 निकल गया, है ना। इसके बाद में अच्छा एक और चीज़ है, मैंने जो यूनिवर्सल में काम किया ना, 6 साल से मैं इंदौर में हूँ, रेकी कंपनी में हूँ, और मैंने LIGWS पे ज़्यादा काम किया। लाइक संस्कृति हो गया, शिवा श्री धाम हो गया, राज सिटी हो गया, तनिष्क फर्स्ट हो गया, नरीमन IT हो गया। तो मैंने LIGWS के प्रोजेक्टों पे ज़्यादा किया हूँ, ज़्यादातर मेरी बुकिंग भी LIGWS में। तो फिर ऐसे करके 19 निकल गया, 2020 आया तो सर ने सोचा यार इसे कब तक मैनेज करेंगे। तो एक दिन मैं, श्याम सर, रवि सर, तीनों हम कार से गए मार्केट में गाड़ी देखने। तो सर बोले यार साइन ले लो। मैंने कि सर मतलब इतना चलाने में भी मैं परफेक्ट नहीं था। मैंने कि नहीं सर, एक एवरेज गाड़ी चाहिए, मतलब थोड़ी दिक्कत रहेगी मुझे। तो फिर स्टार सर ने पसंद की, तो फिर मुझे सर ने भेज दिया शोरूम, बोले आप उठा लाओ। तो मैं मिलन TVS पे गया, तो सर ने बोला डाउन, मेरे पास उस समय जब मुझे सर ने गाड़ी दिलवाई थी, मेरे पास गाड़ी खरीदने की तो दूर की बात है, प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 3000 रुपये की सैलरी पे जॉब करता था, और 3000 की सैलरी वाले व्यक्ति को कोई 80,000 रुपये फाइनेंस नहीं करेगा, है ना। तो सर बोले मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा, बाकी आप फाइनेंस करवा लेना। तो मैं मिलन TVS गया, तो वहाँ जाके उन्होंने मेरा स्टेटमेंट और बैंक प्रोफाइल चेक की, तो देखकर मना कर दिया, क्योंकि मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी थी। बोले आपको फाइनेंस नहीं होगा। मैंने रवि सर को फ़ोन किया, मैंने कि सर लोन तो नहीं हो रहा है। तो बोले ठीक है, बारकोड भेज दो। सर ने 80,000 पे कर दिए और मैं उधर से गाड़ी ले आया। ये मेरा पहला अचीवमेंट था। इसके बाद में फिर 2020 निकल गया। फिर मैंने अदर प्रोजेक्ट पे काम किए, जैसे लाइक दिव्य विहार में ओरियन स्टार था, लोटस विलेज था, ओरियन हाइट थे, ये भी उस टाइम के रनिंग में थे, उसमें काम किया। फिर थोड़े पैसे आए, फिर मैंने अपनी इनकम से अपने शहर में एक प्लॉट खरीदा। 40,000 रुपये मंथली किस्त आती थी मेरी, और 1 साल में मैं रजिस्ट्री करके उससे फ्री हो गया। फिर बस 2 ही अचीवमेंट हैं अब तक के। बाकी अभी 2 साल से मैं जो है ना नरीमन पे हूँ, और 1 जनवरी 2022 से मैं, मधु मैडम, हम नरीमन ही संभाल रहे हैं। लगभग 2-2.5 साल हो गए उधर हमें, और अब 2-2.5 साल में जो पैसा आएगा तो कुछ नया खरीदेंगे। ये मेरी जर्नी है यूनिवर्सल में। और मतलब कैनोपी की बात करें तो 2018 से 2020 में तक मैंने 2 साल कैनोपी लगाई। 2020 में मेरा प्रमोशन हुआ एज अ सेल्स मैनेजर। तो फिर मैं जो है ना ऑफिस से बैठ के काम किया। इसके बाद 15 मई 2022 को मैं सेल्स डायरेक्टर बना। मेरी टीम में 4 लोग भी ज्वाइन हुए, रानू, जितेन, मधु मैडम आए, स्वाति मैडम आए, तो 5 लोगों की हम टीम है, और अभी हम नरीमनी देख रहे हैं। रियल एस्टेट मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था, सब कुछ यहाँ के मैंने सीखा। और मुझे जो यहाँ के सबसे बड़ा चैलेंज मिला, मेरा बात करने का तरीका, मेरा टोन था, क्योंकि हमारे यहाँ खड़ी बोली चलती है, कभी कभी शब्द वैसे आ जाते हैं, तो उस कारण मुझे यहाँ पे कस्टमर को कन्विंस करने में काफ़ी समस्या आई। बाकी धीरे धीरे मैंने उन चीज़ों पे सुधार किया और आज यहाँ तक पहुँचा। सबसे बड़ी समस्या ही लॉकडाउन में 2020 में, उस समय लगा कि रियल एस्टेट मतलब डाउन हो गया था, शायद दोबारा पहले जैसी स्थिति में ना आए। लेकिन जब लॉकडाउन निकला ना, तो मतलब धीरे धीरे जो स्थिति सामान्य स्थिति बनी। लर्निंग एंड ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीखने को हमें मौका मिलता है प्रॉपर्टी एक्सपो में, क्योंकि ऐसा अपन जो आवास मेला करते हैं उसमें कस्टमर सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए आता है, लेकिन एक्सपो में क्या होता है, हम मल्टीपल कस्टमर से तो इंटरटेन करते हैं, साथ साथ में हमें बाजार का रुझान का पता चलता है कि मार्केट में लोग क्या चाह रहे हैं, जो कि हम ऑफिस में बैठ के जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बिल्डिंग रिलेशन की बात करें तो हमें कस्टमर से अच्छे रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, भले वो आपसे प्रॉपर्टी खरीदे या ना खरीदे। जैसे नरीमन में एक मैडम थे, नैना शर्मा, मिसेज नैना शर्मा, उन्होंने मेरे द्वारा एक फ्लैट खरीदा, उनको व्यवहार अच्छा लगा, तो उन्होंने 2 रेफरेंस दिए, तो एक के बदले में 3 बुकिंग हुई। और एक और अच्छी बात है कि रेफरेंस बुकिंग में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत आसानी से मतलब बुकिंग हो जाती है। जब मैंने कंपनी 2018 में ज्वाइन किया, तब मेरी पहली बुकिंग राज सिटी में हुई थी 2018 में।
तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है मैं शुरू कर सकता हूँ, तो आगे भी बुकिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। कोविड जाने के बाद एक लंबे समय तक मेरी कोई बुकिंग नहीं हुई, तो मैं काफ़ी निराश हुआ। उस समय कंपनी ने मुझे सैलरी दे के मुझे कंटिन्यू रखा, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक हूँ। 2019 की बात है, एक कस्टमर थे विवेक राठौर, जिन्होंने मेरे द्वारा संस्कृति स्मार्ट सिटी में एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन उनके कुछ परिवार में कोई हेल्थ इशू के कारण उनको वो डील कैंसिल करना पड़ा। इस कारण अपनी कंपनी ने उनका जो पेमेंट था 100% रिवर्स कर दिया। तो 2019 के बाद 2021 में उन्होंने एक प्लॉट मेरे द्वारा तनिष्क फर्स्ट में खरीदा। फिर उन्हीं कस्टमर के द्वारा 2023 में उन्होंने क्लिफ्टन कॉरिडोर में प्लॉट खरीदा। तो यहाँ पे ये सीखने का मौका मिलता है कि अपन क्या करते हैं, जनरली कोई कस्टमर बुकिंग करता है तो जी सर बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, और कोई कस्टमर यदि कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दे देगा तो उस समय अपन अपना बिहेवियर बदल जाता है। जनरली अपन सोचते हैं यार ये तो अपना कस्टमर नहीं रहा, नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो कस्टमर 2 महीने बाद भी आपसे जुड़ सकता है। मेरे साथ हुआ ऐसा, 19 में कैंसिल किया, 21 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, 23 में एक खरीदी, 4 साल में 2 प्रॉपर्टी खरीदी, कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट ही मिला। यदि उस टाइम मैं उनसे कनेक्शन हट जाता तो बाद में वो मेरे द्वारा प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो मेरा मानना है 4 बातें झूठ बोलने से अच्छा एक सच बोल दो। और एक और अच्छी बात है कि जो हमारे प्रोजेक्ट में या प्रोडक्ट में खूबियाँ हैं उनको बेशक अच्छे से बताओ, जो नहीं है उनको स्वीकार करो। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो ज़बरदस्ती बोल रहा है, नहीं सर ये भी आने वाला है। अब हम आते हैं नरीमन सिटी। इसमें इस तरह का एलिवेशन है और इसमें पार्किंग प्लस 6 फ्लोर का कॉन्सेप्ट है। एक फ्लोर पे इसमें 24 फ्लैट्स हैं, टोटल 144 इसमें फ्लैट्स हैं। इसमें एक चीज़ देख पा रहे होंगे, एक एंट्री गेट दिख रहा है, जबकि नंबर ऑफ इन्वेंट्री की वजह से 2 गेट दे दिए, एक और गेट इसमें बना दिया जो कि इसमें शो नहीं हो रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ पोर्शन टाइप के अलग अलग दिख रहे हैं। इसमें प्लानिंग ऐसी रखी कि हर 2 फ्लैट के बीच में करीब 10 फीट का गैप छोड़ा हुआ है, जिससे हर एक फ्लैट कॉर्नर जैसा रहेगा, 2 साइड खुला हुआ रहेगा, तो लाइटिंग वेंटिलेशन की इसमें समस्या नहीं रहेगी। इसकी बात करें तो बिल्डिंग का जो प्लॉट एरिया है वो 38,000 स्क्वायर फीट है। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 200 फीट लंबा है, 100 फीट इसमें फ्रंट है। अच्छा, बैक साइड में कोई ट्रायंगल भी है, ठीक है। नरीमन सिटी लोकेशन की बात करें, नरीमन सिटी MR5 रोड, छोटा बांगड़दा। MR5 रोड अभी 150 फीट प्रपोज्ड है, लेकिन फिलहाल में उस पर 80 फीट पे काम भी चल रहा है। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट से एक्चुअली बिल्डर ने मिस्टर संजय पिपलिया जी हैं, और इसमें फर्म का नाम डल गया है नमन इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना। साइज की बात करें, 2 साइज हैं इसमें, 582 स्क्वायर फीट, दूसरा 570। 582 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया 415 है और 573 का 409 स्क्वायर फीट। 582 में पर फ्लोर पे 2 यूनिट्स हैं, टोटल 12 फ्लैट्स बनाए हैं। 570 में 22 फ्लैट पर यूनिट पे हैं, टोटल 132 हैं। और ओवरऑल फ्लैट की बात करें तो 144 इसमें फ्लैट्स हैं। नरीमन सिटी की खास बात है कि ये सुपर कॉरिडोर डलने के पहले करीब 12 साल पहले 30 एकड़ से शुरू हुई थी, और आज इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि सुपर कॉरिडोर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी टाउनशिप है, लेकिन आज भी प्रॉपर मेंटेन है। मतलब 4 बार एक्सटेंड हुई है नरीमन सिटी, नरीमन IT सिटी, नरीमन IT हब, 24 कैरेट, इस तरह का। ये अपना MR5 रोड है, यहाँ से अपन एंट्री करते हैं। ये रोड भी प्रपोज्ड है 80 फीट, है ना। यहाँ पे अपना ऑफिस बना हुआ है, साइट ऑफिस सभी ने देखा होगा। सीधा अपन इंटर करते आगे चल के राइट लेना, यहाँ पे अपनी बिल्डिंग बन रही है। प्राइस की हम बात करें तो 18,51,000 रुपये बेसिक है, जिसमें MPV और GST इंक्लूडिंग है, और मेंटेनेंस और रजिस्ट्री चार्जेस इसमें अलग से है। और रजिस्ट्री चार्जेस एज पर एक्चुअल करीब 52,047 रुपये अभी रजिस्ट्री के लग रहे हैं इसमें, ठीक है। और पोजीशन रेडी टू मूव है, टोटल 144 फ्लैट्स हैं। फेसिंग की बात करें तो चारों फेसिंग के फ्लैट्स हैं, हालांकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी है। साउथ के तो लगभग सभी सोल्ड ही हो गए हैं। टोटल प्लॉट्स एरिया 38,000 स्क्वायर फीट है। गाइडलाइन की बात करें तो 744 कॉलोनी की है, लेकिन इस पर अपन जो रजिस्ट्री वैल्यू हो रही 1509, मतलब 8,65,000 की रजिस्ट्री कर रहे हैं 573 स्क्वायर फीट में, और 582 स्क्वायर फीट में 8,78,000 की कर रहे हैं। रेरा अप्रूव्ड है। लोन की बात करें तो SBI है। ज़्यादातर हमारे केस HDFC बैंक ने देखे हैं, मतलब 15.5 लाख तक का HDFC लोन कर रही है। अगर SBI से कोई जाता है तो 9 लाख कर रही है। और मैक्सिमम यदि लोन चाहिए तो फिर IDFC है, IIFL है, ये 17 लाख तक का केसेस यहाँ पे देखे हुए हैं। करेंट रेट की बात करें तो 3230 रुपये पर स्क्वायर फीट। एक टाइटल है, एक तरफ दिखे बाजार, दूसरी तरफ दिखे आधुनिक संसार। मतलब छोटा बांगड़ा तरफ जाएंगे तो मार्केट है, और सुपर कॉरिडोर साइड आएंगे तो आधुनिक संसार, लाइक जैसे IT सेक्टर आ रहा है, TCS, इन्फोसिस है, मेट्रो है। अफोर्डेबल 1 BHK फ्लैट्स हैं, प्रीमियम सेगमेंट में नहीं है ना। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इसमें किया हुआ है। एक और चीज़ है, नॉर्म्स की बात करें तो LIGWS का प्रोजेक्ट है,
लेकिन एज अ कंस्ट्रक्शन वैसा नहीं किया, जेंट्री अच्छी है, अच्छे लेवल के लोगों को दिया है। एम्यूनिटीज़ की बात करें तो कवर्ड कैंपस है, इसमें सीसीटीवी कैमरे हैं, सिक्योरिटी है, फायर फाइटिंग है, 4 लिफ्ट है विथ ऑटो बैकअप। मतलब ऑटो बैकअप के अगर कोई कस्टमर है, कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में है तो व्यक्ति फंसेगा नहीं, लिफ्ट खुल जाएगी लाइट जाने के बाद, ठीक है। टेम्पल इन प्रेमाइसेस, मंदिर भी अपन गणेश जी का बना के दे रहे हैं। क्लब हाउस का भी है एक्सेस, बट चार्जेबल है, पेड सर्विस है, 7,500 में 6 महीने की मेंबरशिप वो दे रहे हैं, 15,000 में 1 साल। डिस्टेंस की बात करें तो एयरपोर्ट 3 किलोमीटर है, 2 रास्ते हैं अपनी कॉलोनी से, एक अपना छोटा बांगड़दा से, दूसरा कॉरिडोर से। राजबाड़ा 8 किलोमीटर, विजयनगर 14 किलोमीटर, मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर, टीसीएस 2 किलोमीटर, इन्फोसिस 1.5 किलोमीटर, ये आसपास की डिस्टेंस है। एजुकेशन संस्थान की बात करें आसपास तो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, नरसिंह मुंजी कॉलेज है, और इसके अलावा हम बात करें तो न्यू एरा पब्लिक स्कूल पास में ही है, गरिमा हाई सेकेंडरी स्कूल है अच्छे लेवल का। अब एक नज़र डाल लेते हैं अपन सुपर कॉरिडोर पर। सुपर कॉरिडोर अपना शुरू होता है एमर्टेन चौराहे से, जो कि अपना देपालपुर वाला जो रोड है, या जहाँ से इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट होता है वहाँ तक जाता है, जिसकी लंबाई की बात करें 12 किलोमीटर है, और जिसमें 9 एमर्टेन वाला मेट्रो स्टेशन हटाएं तो इस पर 9 मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और करीब 550 एकड़ में ये बन रहा है। 8 लेन रोड है। इसमें हम पहले मेट्रो पे फोकस कर लेते हैं। 9 स्टेशन जो बन रहे हैं, पहला आईएसबीटी के पास में बन रहा है। दूसरा मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो एचआर ग्रीन जो होटल है उसके ठीक सामने बन रहा है। तीसरा मेट्रो स्टेशन लपकुश पे बन रहा है। चौथा मेट्रो स्टेशन लपकुश से आगे बेदा कंपनी मॉल के सामने बन रहा है। पांचवा जो रतलाम वाली लाइन का ओवरब्रिज उतरते हैं उधर बन रहा है। छठवा टीसीएस स्क्वायर पे बन रहा है। सातवा टीसीएस इन्फोसिस के बीच में जो एस टेक्नोलॉजी की जाते हैं उधर बन रहा है। और 8वां मेट्रो स्टेशन बांगड़दा चौराहा है और 9वां गांधीनगर। टोटल 9 मेट्रो स्टेशन है। सुपर कॉरिडोर पे आप देखेंगे जब जाएंगे तो दोनों साइड कुछ सर्कल टाइप के आएंगे, मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड सर्कल टाइप में। उसमें फ्यूचर का कुछ इस तरह का सेमी कमर्शियल प्रोजेक्ट का प्लान है। ये हम फिजिकल आज भी एक्चुअल देख सकते हैं जो सर्कल या गार्डन टाइप का बन रहा है, क्योंकि उसमें सारा सेमी कमर्शियल और कमर्शियल स्पेस आने वाला है। रेसिडेंशियल डेवलपमेंट की हम बात करें तो सुपर कॉरिडोर 2013-14 में आया जब टीसीएस आए। उससे पहले उधर की जो कॉलोनियों का रेट हुआ करता था 600-800 रुपये स्क्वायर फीट, लेकिन जब से कॉरिडोर आया तो आज के टाइम में सुपर कॉरिडोर पे नरीमन की बात करें तो 7,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स उसमें बिक रहे हैं रेसिडेंशियल। और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और आसपास जो भी कॉलोनी है काफ़ी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, रेसिडेंस बढ़ रहा है। अब आता है आईटी हब। आईटी हब एक ऐसा सेक्टर के जहाँ पे मल्टीपल आईटी कंपनी हो। लाइक अभी आप लोगो देख रहे होंगे कि इन्फोसिस हो गया और टीसीएस हो गया, इनको देख रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में इन सारी कंपनी का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अभी भी हम बात करें तो अपन देखते हैं कि टीसीएस सिर्फ टीसीएस के लिए काम नहीं करता है, बाकी कंपनी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम करता है। बाकी फ्यूचर में सारी कंपनी यहाँ पे आने वाली हैं, जैसे टास्क है ये ब्रिलियंट कन्वेंशन, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें एक ही स्थान पे आने वाली हैं। अब आ गया आईएसबीटी। आईएसबीटी सभी ने देखा होगा, काम भी चल रहा है। इंटर स्टेट बस टर्मिनल, मतलब अंतर्राज्यीय बस परिवहन टर्मिनल। जैसे कि एक होता है ना, रेलवे में जंक्शन होता है जहाँ पे 3-4 साइड मतलब ट्रेनें जाती हैं, वैसे ये आईएसबीटी होता है जहाँ पे मतलब सभी स्टेट या सभी दूरी की बस एक ही स्थान पे स्टैंड होती हैं। ये अपना कुमेडी में बन रहा है, आपने देखा होगा, 25 एकड़ में तैयार हो रहा है। और इसकी खास बात है कि करीब पर डे में मतलब 80,000 यात्री आवागमन करेंगे। 1400 बसें यहाँ पे स्टैंड हो सकती हैं, और एक बड़ा वेटिंग लॉन्ज जिसमें बनेगा जिसमें 1100 यात्री बैठ सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल टिकट काउंटर्स होंगे, मेडिकल इमरजेंसी सुविधा भी होगी, पुलिस हेल्प डेस्क होगी, वीआईपी वेटिंग लॉन्च भी इसमें होगा, पब्लिक टॉयलेट्स और पानी पीने की व्यवस्था भी वहाँ पे होगी। ये सारी चीज़ें आईएसबीटी में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा सुपर कॉरिडोर का अपना प्लस पॉइंट है। मतलब जैसे एक एयरपोर्ट में जो फैसिलिटी होती है ना वीआईपी, वैसी सारी फैसिलिटी इसमें रहेंगी। अब आ जाता है अपना मेडिकल हब। करीब 157 हेक्टेयर में हो रहा है। 1 हेक्टेयर में करीब 4 बीघा हो रहा है, तो इतने एकड़ में ये अपना मेडिकल हब बन रहा है, जो कि एस्टर्न टेक्नोलॉजी के पास में है। तिगरिया बादशाह गाँव लगता है, उस लोकेशन पर ये मेडिकल हब तैयार हो रहा है, जिसमें भी हॉस्टल, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सारी फैसिलिटी इसमें रहेंगी। अब आ जाता है अपना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अपना बांगड़दा चौराहे पे 100 एकड़ में तैयार हो रहा है, जिसमें इंडोर्स एंड आउटडोर्स गेम्स सभी रहेंगे। और 100 एकड़ में तैयार हो रहा है तो उसमें जैसे मान लीजिए बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट स्टेडियम हो गया, सारे गेम्स इसमें रहेंगे। टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया। अब सुपर कॉरिडोर को अपन स्टार्ट से एम10 से शुरू करते हैं। एम10 से जैसे ही हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, आदित्य गेटवे, जो कि एक हाई राइज मल्टी है, जिसमें पूरा सेमी कमर्शियल है। मतलब इसके बाद में आईएसबीटी अपना हो गया है।
है ना। थोड़े आगे चलते हैं तो C21 पैराडाइज मॉल भी आ गया है। मतलब सुपर कॉरिडोर पे जो भी स्पेस है, कुछ मॉल्स मतलब आईडिया भी लाएगा, कुछ एज ए प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया है। जैसे एक अपना इन्फोसिस के सामने लाभम ग्रुप का एक सेमी कमर्शियल प्रोजेक्ट आ गया, न्यूरेस कोर्स बिजनेस पार्क आ गया, टाटा मोटर का सर्विस सेंटर भी है लबकुश से पहले। अरविंदो हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मतलब अरविंदो यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, वो मेडिकल कॉलेज भी है। एजुकेशन संस्थान की बात करें तो नरसिंह मुंजी कॉलेज है, सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी है, SKVM का ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जो एजुकेशन संस्थान को देखता है वहाँ पे। नरीमन सिटी के फीचर्स की बात करें तो आज के टाइम में नरीमन 100 एकड़ की कॉलोनी है, और जो कि सुपर कॉरिडोर की सबसे पहली और आज के टाइम में सबसे बड़ी कॉलोनी है। और नरीमन सिटी लगभग आज से 12 साल पुरानी है, लेकिन प्रॉपर मेंटेन है। नरीमन सिटी के रोड्स की बात करें तो 30 फीट और मेन रोड है 40 फीट है, जो कि बहुत कम कॉलोनी में आज के टाइम में देखने को मिलते हैं ना। कॉलोनी के अंदर गार्डन है, किड्स प्ले एरिया है, गजेबो वगैरह है। कॉलोनी के अंदर क्लब हाउस है जिसमें इंडोर गेम्स, कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम है। एक और एडवांटेज है, जैसे कोई कस्टमर बोलता है कि 7,500 दे रहे हैं और क्लब डेली कौन जाएगा। एक जनरली एक व्यक्ति भी अगर यदि मार्केट में जाता है, मान लीजिए जिम के लिए, तो 1,000 रुपये 1,200 रुपये मंथली लग जाता है। उसमें एवरेज देखा जाए तो 1,200 रुपये मंथली निकल रहा है, उसमें भी 4% हस्बैंड वाइफ और अंडर 20 एज के 2 बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट वाला एडवांटेज है क्लब हाउस। बिल्डिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, कोई प्रीमियम नहीं है, अपन ने पहले भी इस विषय में बात कर ली है। अफोर्डेबल कीमत पर शानदार प्लानिंग के साथ बहुत बढ़िया फ्लैट्स हैं। हर एक फ्लैट कॉर्नर जैसा है, 2 साइड ओपन है। इसका एडवांटेज है कि सफोकेशन नहीं होगा और वेंटिलेशन अच्छा रहेगा फ्लैट्स में आपका। अच्छी बात है रेडी टू मूव में 6 फीट वाइड पैसेज है, मतलब बिल्डिंग में। एक और अच्छी बात है, बिल्डिंग जो है ना कॉलोनी के अंदर गेटेड है, पूरी नरीमन सिटी गेटेड है और बिल्डिंग भी गेटेड है, तो डबल सेफ्टी इसमें आपको मिल जाएगी। मतलब लाइक कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो गेट पे एंट्री होगी, फिर अपनी बिल्डिंग में आएगा तो उधर एंट्री होगी, तो आपको इसमें डबल सेफ्टी मिल जाएगी। एक और प्लस पॉइंट है, बिल्डिंग में जो है ना मंदिर भी बिल्डिंग में ही है, जो भी पूजन पाठ करना है तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जनरली यूँ भी टाइम कम है सभी के पास। एक और प्लस पॉइंट है कि बिल्डिंग में सेपरेट गार्डन है, यदि बच्चे खेल रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी बालकनी से उनकी देखरेख कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पानी की व्यवस्था की बात करें तो बिल्डिंग में नीचे 1 लाख लीटर का स्टोरेज है, ऊपर 30,000 की 2 टंकी है, 30,000 लीटर की, तो बोरिंग से पानी सप्लाई रहेगा, पानी सफिशिएंट है, पानी कोई समस्या नहीं है। बिल्डिंग के बाहर की बात करें तो 40 फीट चौड़ा रोड है और 5 फीट फ्रंट में पेवर भी लगे हैं। एटलीस्ट कोई बाहर से विजिटर आता है तो विजिटर पार्किंग ईजिली बाहर हो जाएगी, मतलब अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि MR5 150 फीट प्रस्तावित है, फिलहाल में 80 फीट पे काम चल रहा है, फ्यूचर में एक्सटेंड होएगा ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो देखा होगा, है ना। ये कॉरिडोर, सुपर कॉरिडोर का जो है वॉक थ्रू है। सबसे पहले हम इसको शुरुआत सबसे शुरू से करते हैं। ये बात है सन 2008 की। उस टाइम पे शायद आप या हम में से कई सारे लोग जो है रियल एस्टेट क्या होता है, प्लॉट कितने बाय कितने का होता है और लाखों रुपए में सौदेबाजी किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। कोई था क्या 2008 के पहले यहाँ पे बैठा हुआ कह ले कि हाँ मैं रियल एस्टेट में था 2008 या उसके पहले? तो ये उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने जो है इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट MP का सबसे पहला हुआ था 2008 में। उस टाइम पे सिर्फ इसकी एक कल्पना की गई थी कि इस टाइप का एक जो है हम रोड बनाएंगे, उस रूट के ऊपर जो है ये सारी एमिनिटीज़ हम यहाँ पे डालेंगे ताकि आप जो कंपनीज यहाँ पे लेके आए तो उनको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल पाए। तो जैसे कि अशोक ने यहाँ पे बताया कि ये जो सुपर कॉरिडोर है ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये MR10 से शुरू होता है। इस वीडियो के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो वीडियो जो है MR10 से शुरू नहीं होता है। ये कहाँ से होता है शुरू? एयरपोर्ट तरफ से शुरू होता है। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि MR10 जो है वो इधर से है ना, MR10 पे जाके एंड हो रहा है और शुरुआत हो रही है इसकी एयरपोर्ट की तरफ से। ये आ गया आपका गांधीनगर वाला चौराहा, मतलब एक्सटेंशन जो आगे 2 किलोमीटर का हुआ है उसके पहले, यानी कि ये 12 किलोमीटर का यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये जो हमारा सुपर कॉरिडोर है 8 लेन का रोड है। टोटल कितना है? जिसमें 8 लेन है। 8 लेन के अंदर जो है सिर्फ ट्रांसपोर्ट चलेगा, उसके बाद में 10 लेन ये टोटल आने के 2 लेन और इसमें बनते हैं, जिसमें साइकिलिंग ट्रैक, सर्विस रोड और पैदल चलने वालों के लिए जो है यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है। तो टोटल ये 10 लेन यानी कि 10 लेन का ये पूरा रोड है, जिसमें दोनों तरफ कॉरिडोर के, सुपर कॉरिडोर के लेफ्ट और राइट हैंड पे 300 मीटर का जो एरिया है वो आईडिया ने अपने पास में होल्ड करके रखा है। अभी जो अशोक जी ने बताया कि इतने सारे जो मॉल्स यहाँ पे बन रहे हैं, इतने सारे जो कमर्शियल प्रीमाइसेस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, वो सभी आईडीए की स्कीम के अंतर्गत आते हैं। ये किसी प्राइवेट लैंड ने जो है, मतलब प्राइवेट लैंड के ऊपर डेवलप नहीं हुआ, ये पूरा आईडीए के पास में है।
तो आसपास में जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं ये सेम इसी तरीके से बन रही है जैसे यहाँ पे प्रपोज किया हुआ था, जिस तरीके से इसको बनाया हुआ था। अब हम जैसे ही आगे चलते हैं तो सबसे पहला चौराहा यहाँ पे आता है, कौन सा आता है? आप कहाँ से जा रहे हैं अभी? एयरपोर्ट तरफ से, तो सबसे पहला चौराहा कौन सा आता है? बांगड़दा चौराहा। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो बांगड़दा चौराहे के चारों तरफ पे इसी टाइप से गार्डन्स बने हुए हैं। तो जिस टाइप से यहाँ पे प्लानिंग दिया हुआ था वैसा ही यहाँ पे एक एक चीज, छोटी छोटी बारीक चीजों को जो है एग्जीक्यूट यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये वाला जो चौराहा है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये पूरी चारों तरफ जो है यहाँ पे गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो भी 300 मीटर बाद से शुरू है। मतलब यहाँ पे जो सामने की तरफ जो है वो भी पूरे कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए स्पेस को जो है रिजर्व किया गया है। यहाँ पे पीछे आपको ये दिखा एक छतरी के जैसा दिया हुआ है, वो है आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगर आपको सुपर कॉरिडोर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इससे बेहतर टूल आपके पास में नहीं है। मतलब वॉक थ्रू को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और यही फ्यूचर है। इसी तरीके से सारी चीज़ें डेवलप हो रही है और इसी तरीके से बनना है। आज जितना चीज़ है हमारे पास में, आज से 5 साल पहले 7 साल पहले इतनी सारी चीज़ें भी नहीं थी बताने के लिए। लेकिन होता क्या है ना कि जो हमें दिखने लगता है या जो हो चुका होता है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। जब TCS इन्फोसिस नहीं था तो तब लोग ये कहते थे कि हाँ ठीक है आएगा, पता नहीं कब आएगा, इससे क्या होता है। लेकिन आने के बाद में कितना ज़्यादा रेट में बदलाव हुआ है, कितना सारा चीज़ें यहाँ पे चेंज हुआ है डेवलपमेंट के मामले में, वो हमने सबने फील किया है। इसी टाइप से सारी हाई राइज बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे बनाई जाएगी। मेन रोड पे 300 मीटर का जो लैंड रिजर्व है ना, वो इसीलिए ताकि इस रोड पे चलने के लिए चलते समय जो है एक ऐसा फील आए कि आप इंडिया में नहीं किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, है ना। तो देखा जाए तो सुपर कॉरिडोर को MP की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स है जिसको आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा। MP की सिलिकॉन वैली यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा IT डेवलपमेंट है, सबसे ज़्यादा IT कंपनीज जहाँ पे है। इसमें जैसे ही आप इधर से जाएंगे तो राइट हैंड साइड की जो लैंड है उसमें 300 मीटर तो IDA के पास में एज ए कमर्शियल है और MP हाउसिंग बोर्ड के पास में 800 मीटर रेजिडेंशियल है। तो अगर किसी ने, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है क्राउन विक्टोरिया सिटी, तो वो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के बाद में ही उस तरफ जो है कॉलोनीज स्टार्ट होती है, क्योंकि 1100 मीटर तक का जो एरिया है वो IDA के पास में है। ये आ गए हम लोग लवकुश चौराहे पे। इस टाइप से एक ब्रिज अभी जो बन रहा है, ये लवकुश पे हम लोग आ गए और लवकुश के आगे अभी हम जाते हुए जो है ये MR10 चौराहा आ गया, ये ब्रिज के नीचे से रेलवे लाइन होते हुए। तो ये बिल्कुल एकदम एक्चुअल है पूरे इस रूट का व्यू। तो ये जितना आप बताएंगे ना, हो सकता है कि उसका बाइंग डिसीजन इससे बने ना बने, लेकिन आपकी नॉलेज जब उसके सामने जाएगी और व्यक्ति को कुछ अगर नया मिलता है ना तो वो 4 लोगों को ज़रूर बताता है। तो जब वो बताएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने किससे मिला और उसकी वजह से जो है मुझे और भी लोगों को समझाने में जो है हेल्प रही। ये ISBT जो अभी आपको अशोक जी ने बताया, तो ये ISBT का वीडियो आ गया। अंतरराज्यीय बस टर्मिनल इसको हम लोग कहते हैं। अलग अलग स्टेट में जो है अभी हमें अलग अलग लोकेशन से बस लेनी होती है, तो वो सारी टेंशन को ख़त्म करके और एक ही लोकेशन से जो है, अभी तो फिलहाल 12 राज्यों से ये शुरू होगी और आने वाले समय में 27 राज्यों तक जो है ये पूरा टर्मिनल से आपको बसेस मिल जानी है। एयरपोर्ट लाइक फील यहाँ पे आने वाला है। तो ये इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो है अपना क्या कहते हैं अपना जो ब्रिज है MR10 वाला, उसके ठीक पास में ये बन रहा है। गुड आफ्टरनून गाइस। हमारा एक सॉफ्टवेयर है CRM का, रियल एस्टेट के ऊपर बेस्ड है, जहां पे जितना भी काम आज आप लोग कर रहे हैं वो सारी चीजें आप CRM के अंदर मैनेज कर सकते हैं। उसी CRM की ट्रेनिंग देने के लिए धनराज भैया ने आज हमारी टीम को यहाँ पे बुलाया है। हम बहुत समय से धनराज भैया के साथ जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग CRM के ऊपर काम कर रहे हैं, CRM को यूज कर रहे हैं। जितने लोग नए हैं उन लोगों के लिए हम एक शॉर्ट रिकेप रखेंगे कि आपको CRM यूज कैसे करना है और कैसे ये CRM आज आपके रियल एस्टेट के अंदर आपकी सेल्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, जैसे आज सपन भैया, मैंने आपके पहले की स्पीच नहीं सुनी, मगर सपन भैया ने जितना भी बोला उसके अकॉर्डिंग सर ने यही बोला कि आज वीडियो दिखाने का उनको ऑब्जेक्टिव क्या था। आप लोग मुझे बता सकते हैं? सपन भैया ने जो एक सेशन अभी अरेंज करा उसमें उन्होंने पूरा एक प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिया कि सुपर कॉरिडोर कहां से स्टार्ट होता है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं उसके अंदर, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो क्लाइंट को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आप लोगों के लिए। CRM का सबसे बड़ा बेनिफिट, हम सिर्फ अभी बेनिफिट पे बात करते हैं कि CRM क्यों आपके लिए यूजफुल है, ऑपरेट कैसे करना है, कैसे इसको आप यूज करोगे, वो हम थोड़ी देर बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग रियल एस्टेट के अंदर वर्क कर रहे हैं ना, वो सभी डायरी या एक्सेल पे ही वर्क करते हैं। मगर डायरी और एक्सेल एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी आपको ये नोटिफाई नहीं करती है या कभी भी आपको ये रिमाइंड नहीं कराती है
कि किस कस्टमर से आपकी किस दिन क्या बात हुई थी और नेक्स्ट आपको उससे क्या बात करनी है। चलो आपने 15 दिन पहले का पन्ना पलटा भी लिया, उसने फिर बोला मैडम मुझे फिर 15 दिन बाद फोन लगाओ, तो आपका 30 पन्ने आगे आप बढ़ गए। पर पहले वाले पन्ने पे आपने क्या बात करी थी, जब नेक्स्ट एंट्री आपने करी तब उसका फॉलोअप दोबारा आप नहीं लिखोगे। मगर सीआरएम जो है, सीआरएम आपको ये बताएगा कि आज किसी कस्टमर से आपने कब स्टार्टिंग में क्या बात करी थी, वो कितनी बार आपने उसका फॉलोअप ले लिया है। क्योंकि लीड तभी कन्वर्ट होती है जब आप फॉलोअप से फॉलोअप को जोड़ते हो। चेन से चेन बनती ना, तभी हम एक मजबूत कड़ी बना पाते हैं। सेम लीड का कन्वर्जन तभी आपका हो पाएगा जब आप प्रीवियस फॉलोअप से लेकर नए जब कस्टमर से बात कर रहे हो नए टाइम पे, तब आप बता सकते हो सर आपने 4 दिन पहले मुझसे बोला था कि आप मुझे इतनी बजे फोन लगाएं, इसीलिए मैं आपका फॉलोअप ले रहा हूं या ले रही हूं। तो कस्टमर सोचेगा हाँ यार 4 दिन पहले बात हुई थी। हम यदि ब्लैंक लगाएंगे सर मेरी आपसे बात हुई थी, कब बात हुई थी सर नहीं पता, तो कस्टमर भी भूल जाता है। मगर जब हम उसको ये रिकॉल कराते हैं सर 4 दिन पहले मैंने इतनी बजे आपको कॉल करा था और आपने मुझे बोला था 11 बजे फोन लगाना, उस समय आप ऑन द वे थे, इतना जब हम उसको बताएंगे तो उसको रिकॉल होगा हाँ यार मुझे फोन आया था, बताइए सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, तब कस्टमर हमारी सुनेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सीआरएम का कि आप लीड को एक प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो। सेकंड, लीड के जितने भी रिमाइंडर होते हैं वो रिमाइंडर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे अब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो पहले नहीं थे वो फंक्शन भी अब आपका स्टार्ट हो चुका है कि आपको मोबाइल पे रिमाइंडर शो होंगे कि आप किस कस्टमर को आपको कब फोन लगाना है। थर्ड सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप फॉलोअप का मैनेजमेंट सीआरएम के अंदर आप कर सकते हो कि जब जब कस्टमर से बात हो रही है आपकी उस डेट की एंट्री आपने सेव करी, कब कस्टमर को कितनी बजे कॉल लगाना है और क्या क्या कन्वर्सेशन आपका हुआ है, वो सारी चीजें सीआरएम से आप मैनेज कर सकते हो। लीड आपकी बनी, लीड बनने के बाद सेकंड स्टेप जहां तक मुझे पता है वो होती है आपकी साइड विजिट, क्योंकि कस्टमर से आप बात करते हो, कस्टमर को आप कन्विंस करते हो, फिर कस्टमर आपसे बोलता है सर मुझे लाइव लोकेशन देखने को मिलेगी कहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट है, यही सेकंड स्टेप होती होगी लीड के बाद। तो यहाँ पे आप उस कस्टमर की साइड विजिट को भी मैनेज कर सकते हो कि कब आपने लीड पे बात करी थी, कब कस्टमर की साइड विजिट आपने बनाई है और साइड विजिट के बाद कस्टमर से क्या फॉलोअप आपका चल रहा है, वो चीजें भी सीआरएम के अंदर आपकी मैनेज हो सकती है। ठीक है, हमने एक नया फंक्शन इसके अंदर और दिया है, साइड विजिट के अगेंस्ट में आप सेल्फी भी खींच के अपलोड कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में, अधिकतर कंपनियों में जो एसोसिएट काम करते हैं उनके मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि यार मेरा डाटा मेरा ही रहे, उसको कोई और ना लेके चले जाए। ठीक है, तो वहां पे जब भी आप साइड विजिट करा रहे हो, अगेंस्ट द साइड विजिट आप सेल्फी भी अपलोड कर सकते हो और जैसे आप सेल्फी अपलोड करते हो तो वहां से आपकी लाइव लोकेशन फैच कर लेगा कि ये फोटो कहां से अपलोड करा गया है। सिर्फ सेल्फी ही अपलोड होगी, आप गैलरी से या कहीं और से फोटो अपलोड नहीं कर पाओगे साइड विजिट के अगेंस्ट में। उसमें सिर्फ कैमरा भी जो ओपन होगा वो फ्रंट कैमरा ही ओपन होगा अगेंस्ट द साइड विजिट। ठीक है, तो ये नया फंक्शन भी अभी मैं आपको बताऊंगा जो हमने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर दिया है। एक और एडवांटेज अभी हमने आप लोगों के लिए करा है, जो एक हर्डल्स होता है रियल एस्टेट में एसोसिएट के अंदर, कि मेरा डाटा मेरे अलावा किसी और को ना दिखे। ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता होगा कि मेरा डाटा सिर्फ मुझे ही दिखे और कोई नहीं चेक कर पाए, भले वो मेरा टीम लीडर ही क्यों ना हो। आता है? अरे हाँ बोलो यार, आता है। एक दो बोलोगे फिर टीम लीडर पकड़ लेगा, तुमने बोला, सारे बोलोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। उसके लिए भी हमने क्या करा है कि आपका जो डाटा है, आप जितनी भी लीड की इंक्वायरी सेव करोगे, साइड विजिट की इंक्वायरी सेव करोगे, उसमें आपका डाटा सिर्फ आपको ही दिखेगा। आपके अपलाइनर को आपका डाटा दिखेगा मगर उसमें उस कस्टमर का नंबर नहीं दिखेगा, सिर्फ कस्टमर का नाम दिखेगा कि इससे मेरे जूनियर की बात चल रही है और क्या क्या फॉलोअप उसने लिए वो उसको दिखेगा, क्योंकि वो उनका हक है। वो आपको लीड कर रहे हैं, आपको मैनेज कर रहे हैं, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि आज मेरे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास कितनी लीड है और कितनी ऐसी लीड है जो कन्वर्ट होने वाली है, मगर उनको नंबर नहीं दिखेगा सीआरएम को चलाने में। क्योंकि एक हर्डल जो मन में आता था वो भी हमने धनराज भाई के कहने पे इसको दूर कर दिया है कि आप लोगों का डाटा सिर्फ आपको ही दिखेगा। ठीक है, ये एक अनदर बेनिफिट है। इसके साथ हमने और बेनिफिट ऐड करें जब हम एप्लीकेशन बताएंगे। हमने आपके लिए लीड और साइड विजिट पे ये फंक्शन भी इनेबल करा है कि यदि आपको सिर्फ अपना वर्किंग देखना है, जस्ट लाइक जैसे टीम लीडर होते हैं जिसके नीचे एक या दो एसोसिएट होते हैं, तो अभी क्या होता था कि लीड लिस्ट के अंदर उसको पूरा डाटा दिखता था, मतलब मेरा भी और मेरे टीम का भी। मगर अभी हमने ये फंक्शन कर दिया है कि आपको सिर्फ यदि आपका देखना है तो आप आपका इंडिविजुअल भी देख सकते हो और यदि आपको पूरी टीम का देखना है तो वो भी आप सीआरएम की मदद से देख सकते हो। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द
हमारा ये वेब पैनल है, ये आप लोगों के लिए इतना यूजफुल नहीं है मगर टीम लीडर के लिए ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो भी फंक्शन ऑपरेट करेंगे वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन से ही यूज़ करेंगे। मैं इसका सिर्फ एक इनिशियली ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ कि ये क्या है, कैसे चलता है, मगर रेस्ट हमें जो वर्किंग करनी है उसी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही वर्किंग करनी है। टीम लीडर के लिए हमने जो चीज़ें यहाँ पे नहीं बनाई हैं, और एडमिन के लिए, धनराज भाई के लिए खास, कि जो चीज़ हमने नहीं करी है उसको हम बोलते हैं माइलस्टोन टुडे। दैट मीन्स यहाँ से टीम लीडर या जो एडमिन है, जो ऑनर है कंपनी के, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आज दिन भर में टीम ने कितनी वर्किंग करी है। दैट मीन्स कितनी लीड के अगेंस्ट उन्होंने, कितनी न्यू लीड उन्होंने ऐड करी है, कितनी साइड विजिट उन्होंने आज क्रिएट करी है, आज की वर्किंग, कितनी बुकिंग आज करी है, कितने लीड के फॉलोअप आज लिए हैं, विजिट के फॉलोअप कितने आज लिए हैं, और कितने बुकिंग के अगेंस्ट जो फॉलोअप होते हैं कि आफ्टर बुकिंग कि सर आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं हुए, आपका पेमेंट अभी तक ड्यू है, जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टुडे माइलस्टोन के अंदर विजिबल होगी। और यही जो चीज़ें हैं ये मोबाइल एप्लीकेशन में रिपोर्ट के फॉर्म में भी आपको दिखेगी, जहाँ पे आप खुद की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि आज दिन भर में आपने कितनी वर्किंग करी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है मैजिक ब्रिक, फेसबुक, हाउसिंग और 99 एकड़। ये चारों का इंटीग्रेशन हमारे सिस्टम के अंदर है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिसके पास फेसबुक, मैजिक ब्रिक, 99 एकड़, हाउसिंग का सब्सक्रिप्शन होगा, और जिनको लीड या तो टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में आती है या व्हाट्सएप के फॉर्म में आती है। कितने लोग थर्ड पार्टी पोर्टल यूज करते हैं लीड जनरेट करने के लिए? कितने लोग ऐसे हैं? एक भी नहीं है। सारी लीड टीम लीडर ही देते हैं क्या? रास आप तो टीम लीडर हो। कोई भी टीम मेंबर यूज नहीं करता थर्ड पार्टी पोर्टल लीड जनरेट करने के लिए? ठीक है, डजंट मैटर। जब भी आप इन फ्यूचर करो तो हमारे पास उसका भी इंटीग्रेशन है कि बाय डिफॉल्ट जैसे आप अपने क्रेडेंशियल सीआरएम के अंदर सेव करते हैं तो आपकी लीड ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर विजिबल हो जाएगी। तो आप अपना खुद का क्रेडेंशियल सीआरएम के अंदर सेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बेसिक ऑप्शन लेके आना वाला, ठीक है। एक्सटर्नल रिसोर्स में जब भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जैसे मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़, हाउसिंग। आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके सेटिंग में आप जब जाएंगे तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, भले वो मैजिक ब्रिक्स का हो, हाउसिंग का हो, 99 एकड़ का हो, तो जब भी हम बात करते हैं मैजिक ब्रिक की तो हमें लगती है की, जिससे भी आपने पैकेज लिया है ना, वो उसको आप बोलेगा सर हमें सीआरएम के साथ इंटीग्रेशन करना है, हमें की दे दीजिए। वो की आपको देगा, क्योंकि आपको हमारी भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, वो सिर्फ की आपको कॉपी करनी है, यहाँ टच करना है, देन सबमिट कर देना है, दैट्स इट, आपका इंटीग्रेशन हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना। सेम 99 एकर्स के अंदर यूजर नेम पासवर्ड लगता है जो आपको सर्विस प्रोवाइडर देगा, और हाउसिंग के अंदर भी सेम चीज़ लगती है जो आपको सर्विस प्रोवाइडर देगा। आपको सिर्फ सेटिंग में जाके वो दोनों चीज़ें फिलअप करनी है, सेव कर देना है, आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। ऑटोमेटिकली लीड सिंक हो जाएगी आपकी, और जैसे जैसे लीड आती जाएगी वो ऑटोमेटिकली आपके लीड वाले सेक्शन में जाके सेव हो जाएगी, जो आपको वेब पैनल पे भी और मोबाइल ऐप पे भी विजिबल हो जाएगी अलॉन्ग विद द सोर्स नेम कि यह लीड कहाँ से आई है। मैजिक ब्रिक से आई है, 99 एकड़ से आई है, हाउसिंग से आई है, फेसबुक से आई है। फेसबुक के लिए आपको हमारे पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, बाकी इन तीनों चीज़ों के लिए आप खुद ही यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो नए लोग हैं उनको क्या करना है, आप जब भी सिस्टम पे हो या मोबाइल पे हो आप क्रोम पे जाइए, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ वेब पे ही चलेगा, मोबाइल ऐप पे नहीं दिया हमने इंटीग्रेशन का फंक्शन। आप मोबाइल के कोई से ब्राउजर पे जाइए, ब्राउजर पे जाके आपको जो यूआरएल है, जो भी हमने ग्रुप में डाल देंगे, यूआरएल आपको डालनी है। यूआरएल डालते से ही यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन आता है, यूजर नेम पासवर्ड आप डालिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे आना है एक्सटर्नल रिसोर्स के अंदर। एक्सटर्नल रिसोर्स में आप आएंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएंगे कि यहाँ पे मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़, हाउसिंग। तो जिसका भी इंटीग्रेशन आपने ले रखा है आपको सिर्फ वहां पे जाके उसके अगेंस्ट में क्रेडेंशियल सेव करना है, दैट्स इट। ये देखिए गाइस, ये आप लोगों की वर्किंग है, ये इनिशियली आप लोगों की वर्किंग हम आपको दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने 1 तारीख से लेकर आज की तारीख 24 थे कितनी वर्किंग आपने करी है। जैसे ये प्रज्ञा जी हैं, इन्होंने 13 लीड बनाई है, 13 साइड विजिट बनाई है, ये फॉलोअप इन्होंने इतने लिए हैं, इतने साइड विजिट के अगेंस्ट में फॉलोअप लिए हैं। बुकिंग इनकी अभी तक कोई भी नहीं बनी है इस महीने में, और बुकिंग के फॉलोअप कितने हैं। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं निहारिका जी की, एक बुकिंग इस मंथ में 1 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में कन्वर्ट हुई है, जो सिस्टम के थ्रू डली है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एडमिन को विजिबल हो रही है। यही रिपोर्ट आप खुद भी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। यदि मैं किसी भी लीड पर क्लिक करूं तो यहाँ पे उसका भी बाइफिकेशन है कि लीड के अंदर आपके हॉट कस्टमर कितने हैं, फ्रेश वाले कितने हैं, अदर लोकेशन जिन्होंने प्लान करा वो कितने हैं, प्लान फॉर लेटर वाले कितने हैं, कि टोटल आपको लिस्ट में दिख रहा है कि 13 लीड आप लोगों ने नई बनाई है।
उस 13 लीड का भी सब बाइफर्केशन यदि आपको देखना है तो उसी आइकन पे आप क्लिक करेंगे 13 पे, तो आपको उसका सब बाइफर्केशन भी विजिबल हो जाता है। ये मेन चीज है टीम लीडर के लिए और एडमिन के लिए, ठीक है। मैं इससे ज्यादा वेब पैनल आप लोगों को नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आप लोगों के यूज का नहीं है। हम सीधे मूव करते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कि वो कैसे आप लोगों के लिए यूजफुल है और कैसे आपको उसके अंदर काम करना है। ये देखिए गाइस, ये मोबाइल जैसे ही एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे, अभी हम एप्लीकेशन जो है ग्रुप में आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। और मे बी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, पहले आप लोगों की जो यूआरएल होती थी वो जहां तक पुराने लोग हैं उनकी होती थी ui.siplcloud.com जो आप लोग डालते थे। अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया है universaldevcon.com के नाम से, universaldevcon.com, ठीक है। जहां पे आप पहले डाल रहे थे ui.siplcloud.com, वहीं पे आपको डालना है universaldevcon.com। देन आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम, ठीक है। हर एसोसिएट की एक आईडी होती है, आप आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं या अदरवाइज आपकी जो मेल आईडी है जो सीआरएम में रजिस्टर्ड है, आप उसको भी यहाँ पे यूजर नेम के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। देन पासवर्ड आपको डालना है, रिमेंबर मी पे आप क्लिक कर दीजिए कि इन दैट केस यदि आप लॉग आउट करती हैं किसी एप्लीकेशन को या करते हैं तो दोबारा आपको पासवर्ड सेव मिले, आपको सिर्फ लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। ये सीआरएम का डैशबोर्ड होता है जहां पे ये स्लाइडर जो है, ये बैनर होते हैं जो आपके टीम मेंबर जो भी ऑपरेशन में रहते हैं वो यहाँ पे बैनर डालते हैं। बैनर का बेसिकली यूज क्या होता है कि जो भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, उसके अगेंस्ट में जो भी पीडीएफ या इमेजेस जो भी बनी हुई है आपकी, वो यहाँ पे डल जाती है, जो आप लोगों को दिखती है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सल के अंदर, ठीक है। ये डाटा डायनामिक है। नीचे यदि हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हे श्रद्धा जोशी, तो श्रद्धा मैम का ये लॉगिन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो टुडे एजेंडा, दैट मीन्स आज श्रद्धा मैडम के पास क्या क्या काम है करने के लिए। जहां से मैंने शुरुआत करी थी ना, वो शुरुआत करने का मोटो यही था कि सीआरएम आपको ये बता सकता है कि आज के कितने काम आपके पास है जो डायरी कभी नहीं बताती है, ना ही एक्सेल बताती है, कि कितने नंबर ऑफ विजिट आपको करानी है और कितने नंबर ऑफ फॉलोअप आपको लेना है, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ये क्लिक पे कैसा जाएगा मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं डैशबोर्ड की वर्किंग आपको बता रहा हूँ कि डैशबोर्ड क्या दिखता है और क्या क्या फंक्शन उसके अंदर है। पेंडिंग टास्क, दैट मीन्स जो काम आपने आज नहीं करे, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कल के दिन जब आप आओगे, जैसे मैडम ने यहाँ पे 2 फॉलोअप नहीं लिए, तो कल जब मैडम लॉगिन करेंगी ना अगेंस्ट सिस्टम को, तो यहाँ पे 101 फॉलोअप दिख रहे हैं, तो वो 101 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 103। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आज मैडम ने कोई काम ही नहीं करा ड्यू टू सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो कल यहाँ पे फॉलोअप कितने दिखेंगे आपको, 103। अब इसका बेनिफिट समझिए क्या है कि आपको पेंडिंग में इतनी चीजें दिख रही है यार कि मेरे पास 46 विजिट ऐसी है जो मैंने नहीं कराई, जो मेरे पेंडिंग में। क्या आप लोगों को नहीं लगता 46 विजिट यदि आप कस्टमर को कराओगे तो एक भी कन्वर्ट नहीं होगा? होगा ना। मगर डायरी हमें नहीं बताती कितनी विजिट मेरी पेंडिंग है, मगर ये सीआरएम आपको बताएगा कि आपकी 46 विजिट पेंडिंग है। यदि आपने इस 46 विजिट को इस महीने में कंप्लीट करा लिया तो एक अच्छा खासा इंसेंटिव आप धनराज भैया से ले सकते हो, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेम फॉलोअप आपको दिख रहा है, ये फॉलोअप का जो काउंट है ये लीड और विजिट को मिलाकर आपको दिखता है कि लीड के कितने फॉलोअप पेंडिंग है और विजिट के कितने फॉलोअप पेंडिंग है, दोनों को मिलाकर 101 फॉलोअप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो पेंडिंग है। नीचे आप देखेंगे तो फ्रेश लीड आपको दिख रही है। फ्रेश लीड का मतलब होता है ऐसा डाटा जो अभी अभी आपके टीम लीडर ने आपको दिया है। दैट मीन्स वो डाटा कैसा होता है, बिल्कुल फ्रेश, जिसपे कोई भी कॉलिंग अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे कितनी लीड आपके पास है, टोटल कितनी है, 6 लीड अभी मैडम के पास है जिसपे कोई भी कॉलिंग अभी नहीं हुई है। हो सकता है यदि मैं इन नंबर पे भी कॉल करके कस्टमर से अप्रोच करूं तो कोई ना कोई कस्टमर मेरा कन्वर्ट हो सकता है। हमेशा देखो गाइस, आपको सोचना पॉजिटिव ही है। यदि आप सोचोगे ना कि इससे भी मैं कॉल कर लूं, कन्वर्ट तो हो ही नहीं रहा, फायदा क्या है, तो कभी कुछ होगा ही नहीं फिर तो प्लीज जब भी आप सोचे काम करने के लिए पॉजिटिवली ही सोचें कि यार हो सकता है इन 6 नंबर पे मैं कॉल करूंगा तो मेरा एक ना एक कस्टमर तो पॉजिटिव होगा जो साइड विजिट के लिए एग्री होगा, जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं बुकिंग में ले जाकर। तो फ्रेश लीड आपको यहाँ पे दिख रही है। नीचे यदि आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है बुकिंग काउंट, टुडे फॉलोअप और पेंडिंग फॉलोअप, कि बुकिंग के अगेंस्ट में कितनी बुकिंग अभी तक आपकी बन चुकी है। ये डाटा जो दिख रहा है ये आपको अभी तक का दिख रहा है, टिल डेट तक का, कितनी बुकिंग आपकी बनी है, कितने फॉलोअप आपके आज आपको लेना है और कितने फॉलोअप ऐसे हैं जो पेंडिंग में हैं, वो बुकिंग में आपको शो हो रहा है। ठीक है,
हो सकता है बुकिंग और भी ज्यादा होगी, मगर पैनल में वो बुकिंग नहीं चढ़ी है, इसलिए बुकिंग का काउंट यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है मैडम, आपकी बुकिंग ज्यादा होगी, मगर यहाँ पे 1 इसलिए दिख रहा है क्योंकि पैनल में भी 1 ही बुकिंग चढ़ी हुई है। जितनी बुकिंग, जितनी इंक्वायरी जो सेव होती है पैनल के अंदर, वो काउंट आपको सारा यहाँ पे विजिबल होता है। ठीक है, ये डैशबोर्ड छोटा सा डैशबोर्ड था हमारा। अब हम चलते हैं, देखिए लीड वाले सेक्शन पे। हम जैसे ही लीड पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये लीड का सेक्शन ओपन होता है, जहां पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक रेडियो बटन दिया है। ये रेडियो बटन आपको दिख रहा है, विजिबल है। रेडियो बटन की फंक्शनिंग क्या है कि यदि ये रेडियो बटन ऑन है, इन दैट केस मुझे मेरा और मेरी टीम का पूरा डाटा विजिबल होगा। नंबर नहीं दिखेंगे मगर डाटा पूरा विजिबल होगा। मगर ये रेडियो बटन यदि मैं ऑफ कर देता हूं तो मुझे सिर्फ मेरी ही इन लीड्स यहाँ पे शो होगी जिसपे मुझे काम करना है। देखिए 2 तरह की चीज है सीआरएम के अंदर, आपको हमेशा अपनी टीम का डाटा दिखेगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरी इंक्वायरी देखनी कि मेरी इंक्वायरी कितनी है जिसमें मुझे काम करना है, तो ये रेडियो बटन को आप जस्ट ऑफ कर देंगे। तो जैसे आप ऑफ करेंगे तो आपको सिर्फ आपकी इंक्वायरी जिसपे आपको काम करना है वो आपको यहाँ पे शो होगी, और यदि वो ऑन है तो इन दैट केस आपको आपकी टीम का भी डाटा विजिबल होगा। देन नीचे यदि हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए गणेश जी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मोबाइल नंबर में नल है, दैट मीन्स वो नंबर नहीं दिख रहा है। असाइन टू कौन है कि किसको ये असाइन है, मयंक जी को ये लीड असाइन है, मतलब इस लीड पे कौन काम कर रहा है, मयंक जी काम कर रहे हैं। जो आप लोग का कंसर्न था मोबाइल नंबर का वो हमने यहाँ पे हाइड कर दिया है, आपको नहीं दिख रहा टीम लीडर को। जो भी आपका जस्ट अप्लाइनर है या उसके ऊपर भी जो अप्लाइनर है उनको नंबर नहीं दिखेगा। वो नंबर जब आप लॉगिन करोगे आपको ही दिखेगा, आपके टीम लीडर को नहीं दिखेगा। हमने यहाँ पे 2 आइकॉन दिए हैं व्हाट्सएप के। यदि आपको बिजनेस व्हाट्सएप पे कस्टमर के साथ चैट करनी है तो आप यहाँ से बिजनेस व्हाट्सएप से कर सकते हो। नॉर्मल व्हाट्सएप पे चैट करनी है क्योंकि आपका हो सकता है किसी का नॉर्मल व्हाट्सएप ही ऑफिशियल हो और किसी का हो सकता है बिजनेस व्हाट्सएप जो वो ऑफिशियल हो। दोनों फंक्शन यहाँ पर है। कॉल के बटन पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप डायल करेंगे और कॉल करके जैसे ही आप कैंसिल करके वापस बैक आएंगे तो आप देखेंगे जैसे आप बैक आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट आपके सामने फॉलोअप ऐड करने का ऑप्शन विजिबल हो गया है। मतलब आपको जाके फॉलोअप के आइकन पे क्लिक नहीं करना है, हमने जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुआ आपके सामने सीधा आएगा कि भैया पहले फॉलोअप ऐड करो। क्यों दिया है? ताकि हम भूल ना जाए कि इस कस्टमर से मेरी क्या बात हुई है। सेकंड, हमने आपको यहाँ पे एक नया फंक्शन दिया है स्पीकर का, रिकॉर्ड नहीं, हाँ रिकॉर्ड आप बोल सकते हो, जहां पे टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट क्या आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट होके शो हो जाएगी। यहाँ पे यदि आप देखेंगे हमने एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको दिया है फॉलोअप में, जो बढ़ाया है कि ये जो फॉलोअप आप सेव कर रहे हो वो किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में है। वहाँ प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट आएगा आपका इंक्वायरी स्टेटस, कि जो भी कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन आपका हुआ है उस कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लगता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, लेट इंटरेस्टेड है या ये साइड विजिट के लिए रेडी है, तो वो इंक्वायरी स्टेटस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एक चीज प्लीज आप लोग नोट कर लेना, जब भी कस्टमर आपको ये बोले कि सर आई एम रेडी फॉर विजिट योर प्रोजेक्ट, तो उस कंडीशन में जो भी वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, रेडी टू विजिट वाला। कैजुअल इंक्वायरी यदि आपकी जो होगी वो हम एक बार चेक कर लें कि वो नॉट इंटरेस्टेड में सेव ना हो, कि वहां पे नॉट इंटरेस्टेड का नाम चेंज करके कैजुअल इंक्वायरी नहीं कर दिया हो। अदरवाइज क्या होता है, जब भी किसी कस्टमर को आप नॉट इंटरेस्टेड सेव करते हो ना, वो नंबर सीआरएम में से हट जाता है, क्योंकि गार्बेज डाटा दिखा के आपको काम ही नहीं है। आपको सिर्फ उसी नंबर पे काम करना है जो आपके यूज का है। जब आप लीड में हमने एक फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है, मैं आगे आपको बताऊंगा, वहां पे आप नॉट इंटरेस्टेड वाला जब फिल्टर लगाओगे तो आपको सारे नंबर दिख जाएंगे जो जो आपने नॉट इंटरेस्टेड करे हैं। प्लान फॉर विजिट दिख रहा है, रेडी टू विजिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेडी टू विजिट वाला सेक्शन, ये आप तब ही सिलेक्ट करिए, मतलब जैसे आप रेडी टू विजिट सिलेक्ट करेंगे ना, ये इंक्वायरी आपको कहाँ दिखेगी, टुडे विजिट के अंदर, जिस भी डेट पे आपने फॉलोअप सेव करा होगा। ये देखिए पहले विजिट का काउंट 0 था, अब देखिए आपको यहाँ पे 1 विजिट दिख रही है। जैसे हम साइड विजिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए गणेश जी की लीड आपको यहाँ पे शो हो रही है, कि जिसके फॉलोअप पे यदि हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेडी टू विजिट का स्टेटस, जहाँ पे उसका लीड के टाइप क्या लीड है, कब आपने फॉलोअप का सेव करा, नेक्स्ट फॉलोअप डेट उसकी क्या है और उसका रिमार्क्स क्या है। आपको यहाँ पे वो सारे रिमार्क्स दिख रहे हैं जब जब आपने कस्टमर से बात करी है। जैसे देखिए 19 तारीख को बात हुई थी पहली, 19 तारीख के लिए शेड्यूल था कि कॉल बैक टू हिम आफ्टर 25 अप्रैल। यदि मैडम ने इसको देखी 25 तारीख के बाद कॉल करना है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, मगर नेक्स्ट शेड्यूल डेट क्या डाली है, 19 तारीख। ये एक सबसे मेजर पॉइंट है। आपको बोला कब कॉल करने के लिए, 25, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट शेड्यूल डेट में डेट क्या सिलेक्ट करनी है, 25, क्योंकि 25 को कॉल करना है।
19 को फॉलोअप सेव करा है, मगर कॉल कब करना है नेक्स्ट आपको? 25 को। तो नेक्स्ट फॉलोअप डेट में आपको क्या डेट सिलेक्ट करनी रहेगी? 25। ठीक है। नेक्स्ट फॉलोअप डेट कहां से आती है? ये जो दिखता है ना आपको नेक्स्ट फॉलोअप डेट, ये वो डेट है कि जब कस्टमर से आपको नेक्स्ट टाइम बात करनी है, वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये एक चलिए अच्छी चीज है, हमें ये चीज मिली। ये मेजर मिस्टेक है जो हर किसी से होती है, क्योंकि हम ये ध्यान नहीं रखते। हमने क्या करा, सिर्फ फॉलोअप सेव कर दिया, फिर बाद में होता सर ये फॉलोअप 25 तारीख का था, हमें दिख ही नहीं रहा है। कैसे दिखेगा? क्योंकि हमने डेट क्या डाल रखी है? 19। वो डाटा आपको कहां पे दिखेगा आज? पेंडिंग फॉलोअप के अंदर। और कहां पे पेंडिंग फॉलोअप के अंदर? उसका स्टेटस क्या है हमारा, जो भी स्टेटस था हॉट वार्म माइंड, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलोअप में दिखेगा या विजिट वाले सेक्शन में दिखेगा। ये फॉलोअप का आइकॉन है, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहां से आप नया फॉलोअप ऐड कर सकते हैं। और यदि आपको देखना कितनी बार कस्टमर से बातचीत हो गई, तो यहीं से आप इस बेल आइकन जो दिख रहा है अलार्म का, यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कस्टमर से आपकी बात हुई है। ये प्लस आइकन नीचे आपको दिख रहा है, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे लीड का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा स्वीट सा फॉर्म हमने बनाया है। यदि आपको नंबर अपने फोन बुक से उठाना है, जो कस्टमर की इंक्वायरी या कस्टमर का नाम आपके फोन में ऑलरेडी सेव है, यदि उसकी लीड आपको बनानी है, तो ये फोन बुक का आइकॉन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी फोन बुक यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली नाम और नंबर यहाँ पर आ जाएगा, या अदरवाइज यहाँ पे आप नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में ये इंक्वायरी आप सेव कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट आप डालिए, प्रोजेक्ट नॉन मैंडेटरी है, प्रोजेक्ट नॉट मैंडेटरी, यदि आपको मैंडेटरी करना हम कर सकते हैं। उसका बजट क्या है? ठीक है, कस्टमर से हम पूछते सर कितने तक का बजट है, बजट आपको बताता है कस्टमर 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख। अब ये लीड का सोर्स क्या है? जैसे आप लोग बोलते हो टीम लीडर ने हमें लीड दी है, सपन भैया ने दी है, रविराज भैया ने दिया है, जो भी आपका फर्दर टीम लीडर है, या आपके पास 19 एकड़ मेजी ब्रिक्स हाउसिंग कहाँ से भी लीड आ रही है, तो सोर्स के अंदर आप सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि लीड कहाँ से आपके पास आई है। आपने सोर्स सिलेक्ट करा, अगर आपने लिया, देखिए असाइन टू श्रद्धा जोशी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, जिससे हम लॉगिन रहते हैं ना, तो हमारा नाम हमें बाय डिफॉल्ट दिखता है। मगर यदि मैडम चाहती है कि ये लीड पे मैं ना काम करता हूँ, मेरे टीम का कोई पर्सन काम करे, तो यहाँ पे देखिए श्रद्धा मैडम के अंदर जो भी पर्सन ज्वाइन है, जैसे श्रेयांश है और मयंक है, यदि मैडम चाहती है लीड पे मयंक जी काम करे, तो वो मयंक जी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अनादर वन जो उनका नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम सेव करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली लीड मयंक जी की एप्लीकेशन में शो हो जाएगी, और वहाँ पे देखिएगा क्रिएट किसने करा है, श्रद्धा मैडम ने करा है, मगर काम किसको करना है, मयंक जी को करना है। जैसे भी आपके इसमें दिखता होगा कि सपन भैया या रविराज भैया ने कोई लीड बनाई है, मगर असाइन टू में आपका नाम दिखता है, क्रिएटेड बाय में सपन भैया या रविराज भैया का नाम दिखता है। तो सेम चीज यहाँ पर है, जिसके भी पैनल से लीड सेव हुई है, सेव का बटन जिसने भी प्रेस करा है जिसके लॉगिन से, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड बाय में उसका ही नाम जाएगा, मगर असाइन टू में आप किसी का भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, ये आपकी लीड बन गई। ठीक है, आपने सिर्फ 1 2 3 4 चीजें फिल्ड करी, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और सोर्स। प्रोजेक्ट मैंडेटरी नहीं है, बजट अप टू मैंडेटरी नहीं है, कस्टमर दे दे वेल एंड गुड है, नहीं दे तो नंबर तो कस्टमर देता है, आपको सिर्फ नाम और नंबर डाल के लीड को सेव करना है, आपकी लीड बन गई। इतना तो कर सकते हैं आप एप्लीकेशन के अंदर। जितना टाइम आपको डायरी में लिखने में लग रहा है ना, उससे तो कम टाइम आपको मोबाइल में वो लीड को एंटर करने में लगेगा। मगर बेनिफिट क्या होगा, डायरी घूम जाएगी, फट जाएगी, गल जाएगी बारिश में, मगर मोबाइल आपका हमेशा रहेगा। मोबाइल यदि फॉर्मेट भी हो गया ना, आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा। आप जब भी नया मोबाइल लोगे, वापस एप्लीकेशन यूज करोगे, आपको वो सारी चीजें मिलेगी जहां पे आपने छोड़ा था। मैं डायरी घूम गई, आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक्सेल डिलीट हो गई, बैकअप भी नहीं बनता है, मगर यहाँ पे आपका हमेशा बैकअप रहता है। जब भी आप लॉगिन करोगे आपको सारा डाटा विजिबल होगा। जैसे हम लीड को सेव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रिक्वायरमेंट का। ये कस्टमर आपको दे, आप भर दीजिए, जब भी दे आप लीड को एडिट करके भर सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड इन काइम में है, उसका स्टेटस क्या है। यहाँ से यदि आपको फॉलोअप डाल के सेव करना है तो यहाँ से भी आप डाल सकते हैं, या अदरवाइज जो लीड लिस्ट में मैंने बेल आइकॉन आपको बताया था वहां से भी आप फॉलोअप सेव कर सकते हैं। थर्ड जो टेब आता है इसका डिटेल वाला टेब, कि कस्टमर का एड्रेस क्या है, मेल आईडी क्या है, उसका बर्थडे क्या है, क्या कस्टमर का प्रोफेशन क्या है। यदि ये सारी चीजें कस्टमर आपको दे रहा है तो आप फिल करिए, अदरवाइज सिर्फ लीड का जो फर्स्ट टैब है इंक्वायरी वाला, वो फिल करके आप छोड़ सकते हैं। इतनी ही चीजें कस्टमर आपको देता है, नाम, मोबाइल नंबर, दैट्स इट। जब जब आप फॉलोअप सेव करोगे ना, आपका स्टेटस मैंडेटरी है कि आपका क्या स्टेटस चल रहा है। इसमें हम आपको एक चीज करके दे देंगे कल तक कि आपका जो लास्ट स्टेटस है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आए। यहीं पे हमने आपको एक ऑप्शन दे रखा है, ये प्लस आइकन आप लोगों को दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है इसी लीड के अगेंस्ट में यदि आपको विजिट बनानी है
तो आपको नई विजिट बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्लस आइकन पर क्लिक करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली विजिट वाले पेज पे आपको ले जाएगा, ठीक है, जहां पे इस लीड के अगेंस्ट में आप विजिट बना सकते हो, जहां पे पूरा डाटा ऑटोमेटिकली आपका सेव होकर आ जाएगा। आपको सिर्फ सेव बटन पे क्लिक करना है, आपकी इंक्वायरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। दैट मीन्स आपने विजिट का एक फेज आपने सेव कर दिया है। अब यदि आपको उसके अगेंस्ट में सेल्फी अपलोड करनी है तो डिटेल्स वाले टैब पे जब आप जाएंगे तो यहीं पे हमने आपको ऑप्शन दिया है जहां पे आप साइड विजिट के अगेंस्ट में सेल्फी भी अपलोड कर सकते हो कैमरे से, ठीक है। पूरा सेक्शन एज इट इज रहेगा, जैसा लीड का फॉर्म है वैसा की वैसा ही साइड विजिट का फॉर्म है। सिर्फ आपने नाम चेंज हो गया कि अब लीड से कहां पर आ गए, साइड विजिट पे। साइड विजिट की जो लिस्ट होती है वो लिस्ट भी पूरी एज इट इज होती है, कोई भी चेंजेस नहीं है लिस्ट के अंदर भी। वहां जो आइकॉन आपको लीड लिस्ट में दिख रहे थे वही सारे आइकॉन आपको साइड विजिट लिस्ट में भी शो होंगे। ये देखिए सारे के सारे, ये हुसैन यहाँ पर आ गया। आपको अगेन से साइड विजिट फॉलोअप ऐड करना है, अगेन आपको कहाँ जाना है, अलार्म वाले आइकॉन पे आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये लीड के फॉलोअप आपको दिख रहे हैं। अब जैसे ही मैं साइड विजिट के अगेंस्ट फॉलोअप सेव करूंगा ना तो यहाँ पे आपका ये टाइप चेंज होकर क्या हो जाएगा, टॉप पे विजिट आ जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि लीड में मैंने 2 बार बात करी है और साइड विजिट के अगेंस्ट में मैंने 1 बार कस्टमर से बात करी है। ये पूरी हिरार्की आप लोगों को दे रहा है लीड साइड विजिट की, क्लियर है। विजिट में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा लीड था वैसा की वैसा ही आपका विजिट वाला सेक्शन है। एक ऑप्शन मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से आप फॉलोअप ऐड कर सकते हैं, रिडायरेक्शन होकर वो यहीं आएगा। यहाँ पे ये जो फॉलोअप का टैब आपको दिख रहा है ना, यहाँ से भी आप फॉलोअप ऐड कर सकते हैं। बैठ जाओ भाई प्लीज, आप भी बैठ जाओ, आगे कहीं जगह हो तो, ठीक है। तो ये फॉलोअप आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे लीड और विजिट का टैब है, यहाँ पर ऑल है, टुडे फॉलोअप है, पेंडिंग फॉलोअप है, पूरा प्रॉपर आपको यहाँ पे हमने चीजें करके दी है कि यदि आपको लीड के टुडे फॉलोअप आपको देखना है तो लीड पे आप क्लिक करिए, टुडे फॉलोअप पे जाएंगे तो जितने भी फॉलोअप आज लीड के अगेंस्ट में आपको लेना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगेन आपको जब आपको नेक्स्ट फॉलोअप ऐड करना है, बेल आइकन पर क्लिक करिए। यदि पुराना फॉलोअप देखना है तो जो व्यू वाला आइकॉन है उस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये आपको फॉलोअप दिख रहा है, यूनिवर्सल में पहले भी परचेज कर चुके हैं, जो भी रिमार्क्स लिखा है देखिए वो रिमार्क्स कितना अच्छा लिखा है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम याद रहे कि आपने क्या बात कस्टमर से करी है। रिमार्क्स की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा रिमार्क्स सेव कर सकते हैं, सिर्फ आपको सेव करना है। ये व्यू वाला आइकॉन जो है, जो आंख आपको दिख रही है, आंख सिर्फ इसलिए है कि आपको सिर्फ फॉलोअप देखना है कि इस इंक्वायरी के अगेंस्ट में कितनी बार फॉलोअप हुए हैं, तो आप व्यू वाले आइकन पे आप देख सकते हैं। और नया ऐड करना है तो फॉलोअप वाले बेल आइकन से आप नया फॉलोअप भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको लीड, विजिट और ये फॉलोअप आपको बताया। फॉलोअप के अंदर ये टैब है, जैसे आपको 101 इंक्वायरी आपको दिख रही थी जो पेंडिंग में है, वो कैसे दिखेगी, जब आप पेंडिंग फॉलोअप में जाओगे ना तो कुछ इंक्वायरी आपके लीड में होगी पेंडिंग में फॉलोअप की, और कुछ इंक्वायरी आपकी साइड विजिट के अगेंस्ट पेंडिंग में होगी। यहीं पे आपको ये फिल्टर दिख रहे हैं कि आपको पोस्टपोन वाले, नीड फॉर, जो भी आपने यहाँ रिमार्क्स लिखे हैं, रेडी टू विजिट वाले, नीड फॉलोअप वाले, यदि आप इनको भी सिलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ वही डाटा दिखेगा जो आप देखना चाहते हो। गाइस प्लीज आप लोग चलाओ, ऑलमोस्ट आप लोग सारे यूनिवर्सल का जो ग्रुप है उसमें आप लोग सब ऐड होंगे। यदि नहीं है तो जो भी यहाँ पे ऑपरेशन में मेन है उनसे आप बोल के अपना नंबर ऐड करवा लीजिएगा। हम उसी ग्रुप में आपको एप्लीकेशन भी दे देंगे, जहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी चैलेंजेस आता है ग्रुप पे आप मैसेज करिए, जो आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को परेशानी हो, क्योंकि जब तक परेशानी नहीं होगी आप चलाना नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो परेशानी आना चाहिए, तभी हमें लगा कि आज सर ने जो मीटिंग रखवाई थी वो सक्सेसफुल रही है, आप लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट करा है। तो यहाँ से वो आप देख सकते हैं, यहीं पे एक इन्वेंट्री का ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन्वेंट्री पे यदि आप जाएंगे, इन्वेंट्री लिस्ट पे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कितनी इन्वेंट्री, जो आपको अपने टीम लीडर से पूछना पड़ता है अधिकतर बार कि सर ये वाली इन्वेंट्री अवेलेबल है क्या, 55 नंबर का प्लॉट बिक तो नहीं गया। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ आपको दिखेगी। जो ब्लू है दैट मीन्स वो अवेलेबल है बिकने के लिए, ब्लू के अलावा जो भी कलर है वो बिकने के लिए अवेलेबल नहीं है। आप यदि ब्लू वाले आइकॉन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पे पीएलसी क्या, उसका रेट क्या, उसका अमाउंट क्या है, गाइडलाइन वैल्यू क्या है, डायमेंशन क्या है। यहीं पे यदि आपको पीडीएफ शेयर करना है किसी कस्टमर को आप शेयर कर सकते हैं, और यहीं से यदि बुकिंग बनानी है तो आप इसी प्लॉट की बुकिंग भी बना आप सकते हो यहीं से। गाइस फंक्शन बहुत सारे हैं, आप लोग जब इंस्टाग्राम को खगाल सकते हो, फेसबुक को खगाल सकते हो, तो प्लीज़ इस सॉफ्टवेयर को आप चलाएं। हमें जब अच्छा लगेगा, कोई ऐसा मॉड्यूल आप हमसे कल पूछोगे जो हमने आपको नहीं बताया, तो हमें समझाने में, आपकी हल करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि यार इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे चलेगा। हम एक सेशन और रखेंगे 15-20 दिन बाद, ताकि आप लोग जब इसको चला लो स्मूथली,
तो हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, हम वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे, सिर्फ एक डाउट का सेशन रखेंगे, यदि धनराज पे परमिशन देंगे जब भी आप लोगों के पास टाइम होगा, ताकि आप लोगों को चलाने में क्या परेशानी आई है उसको हम सॉल्व करेंगे। मगर वो परेशानी या वो सेशन तभी हो पाएगा जब आप लोग इसको चलाओगे। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो डरने वाली बात नहीं है। जैसे आपने फेसबुक इंस्टा चलाना सीखा है वैसे ही इसको आप चलाना सीखो। जिसको नहीं आता आस पड़ोस वालों की मदद ले लो, कोई मना नहीं करेगा। यदि मना करता है तो सपन भैया को अच्छे से आता है, रविराज भैया को आता है, जो भी आपके रेस्पेक्टिव टीम मेंबर है आप उनसे मदद ले सकते हो। नीचे जो मैडम है ऑपरेशन में, सर नाम मैं भूल के मैडम का, आंशी मैडम, उनको सीआरएम पूरा घुटा हुआ है, बहुत अच्छे से सीआरएम आता है उनको, बहुत अच्छी तरीके से। तो आप उनकी भी मदद ले सकते हो कि मैडम ये ऑपरेशन ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो मैडम भी आपको बता सकती है। आपके सपोर्ट के लिए हर कोई अवेलेबल है, मगर जब तक आप चलाओगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि जब भी हम 15-20 दिन बाद मिलें, कोई ना कोई एक बंदा ऐसा हो सर मैंने कार ले ली, मिलना चाहिए। गाइस सोचो प्लीज, एक इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। जब आप खुद की कार में कस्टमर को लेकर जाओगे तो 10 में से 2 बंदे तो आपके क्यों ही कन्वर्ट हो जाएंगे, जो होना चाहिए। एनीथिंग एल्स, किसी को और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? थैंक यू गाइस।